वीरेंद्र। वीरेंद्र, ये कौन है? फेलुदा भी ये पूछना चाहते थे शायद, लेकिन डॉक्टर वैद्य ने अचानक अपने दोनों हाथ मेज से उठा लिए, आंखें खोली और बोले, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। हेलमुट मोड़े से उठा, अपनी मेज पर रखे फ्लास्क से गिलास में पानी डालकर डॉक्टर वैद्य को दिया। उन्होंने पानी पी लिया। तब फेलुदा ने कहा, वीरेंद्र कौन है ये शायद अब पता चलना असंभव है। जवाब आया हेलमुट की ओर से, वीरेंद्र मिस्टर शलवांकर के बेटे का नाम है। उन्होंने मुझसे उसके बारे में कहा था, एक बार नहीं कई बार। खिड़की खोलने गया तो देखा बाहर रोशनी चमक रही है। हेलमुट ने भी शायद देखा, इसलिए उसने स्विच दबा दी और कमरे की लाइट जल उठी। घड़ी में देखा 7 बज चुके थे। हम सब उठ खड़े हुए। डॉक्टर वैद्य ने निशिकांत बाबू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप बहुत नर्वस लगते हैं। खैर, जाने दीजिए। लगता है आपका संकट अब टल गया। ओह। निशिकांत बाबू ने राहत की सांस ली और अपने सारे दांत चमका दिए। फेलुदा ने पूछा, आप कितने दिन यहाँ रहेंगे? अगर कल का मौसम अच्छा रहा तो पेंग्यांची जाने का इरादा है। वहां के मठ में बहुत पुराने ग्रंथ और पांडुलिपियां हैं सुना है। क्या आप तिब्बत पर स्टडी कर रहे हैं? प्राचीन सभ्यताओं में अब वही एक शेष है। मिस्र, इराक, मेसोपोटामिया सब बहुत पहले लुप्त हो चुके। भारत में अब क्या है बताइए? सब कुछ मिला जुला हुआ। जो शुद्ध था वो तिब्बत में था, एकदम अपनी मौलिक अवस्था में। अभी कुछ दशक पहले तक। अब तिब्बत जाने का कोई अर्थ नहीं रहा। सौभाग्य से सिक्किम के इन मठों में उस पुरानी सभ्यता की कुछ झलक अब भी मिल जाती है। हम बाहर निकल आए। लग रहा था रात में बारिश जरूर होगी। आकाश काला हो चला था। बीच बीच में बिजली चमक रही थी। अब आप लोग भी चले आइए। कल तो शायद नहीं आ पाएंगे। आप वहां कुछ दिन रुकेंगे? कम से कम 4 दिन रुकने का इरादा है। तो फिर शायद भेंट हो जाए, क्योंकि पेमयांची के बारे में बहुत लोगों से सुना है। जाएं तो थोड़ा नमक साथ ले जाना मत भूलिएगा। नमक? हाँ, जोंक छुड़ाने के लिए नमक के सिवा कोई उपाय नहीं। हमारा होटल बाकी मामलों में चाहे खास ना हो, लेकिन यहाँ का खाना बहुत अच्छा बनता है, खासकर मटन करी। मैं और फेलुदा दोनों रात को रोटी खाते हैं और निशिकांत बाबू दिन में भी और रात में भी चावल लेते हैं। आज हम तीनों एक साथ खाने बैठे। डिसेंट आदमी है। डॉक्टर वैद्य की बात कर रहे हैं? हाँ, अद्भुत क्षमता है, जैसे सब कुछ जानता हो। आपको तो अच्छा लगना ही था। उन्होंने कहा कि आपका संकट टल गया, अब और क्या चाहिए? आपको क्या उनकी बातों पर विश्वास नहीं है? अगर बातें सच साबित हों तो जरूर होगा। अभी तो वो स्टेज नहीं आई। वैसे ऐसे लोगों पर तुरंत भरोसा करना मुश्किल है। इस लाइन में बहुत ढोंगी घूम रहे हैं। लेकिन हो सकता है सच में कोई विद्वान भी हो। उनके बात करने का तरीका ही अलग है, सुनते ही प्रभाव पड़ता है। और अगर सच में हत्या हुई ही हो। फेलुदा बीच बीच में कुछ अन्य मनस्क लग रहे थे। क्यों, ये समझ नहीं पाया। शायद उनके मन में कोई उलझन थी। इतना स्वादिष्ट खाना खाते हुए भी उनकी भौहें तनी हुई थी। हत्या की बात पर आपको विश्वास हुआ? हाँ हाँ हाँ। क्यों? कारण है। इससे ज्यादा फेलुदा ने कुछ नहीं कहा। खाने के बाद हम दोनों हर दिन की तरह पान लेने बाहर निकले। बारिश अब तक नहीं आई थी, लेकिन हवा पूरी तरह बंद थी। आज हमारे होटल के सामने कुछ नए चेहरे दिखे, सभी विदेशी, शायद अमेरिकन्स। ये विदेशी पर्यटक
आमतौर पर नॉर्किल नाम के होटल में ठहरते हैं। वही यहाँ का सबसे बड़ा होटल है। फेलुदा पान खाकर सड़क पर टहलना शुरू किए। तभी अचानक रुककर बोले, समय बर्बाद करने का फायदा नहीं, कुछ कैलकुलेशन है, निपटा लूं। तो एक काम कर, आसपास थोड़ी सैर करा। मैं आधे घंटे तक बिना किसी बाधा के काम करना चाहता हूँ। फेलुदा होटल लौट गए। उनके काम में बाधा डालने की मेरी ना तो इच्छा थी ना हिम्मत, खासकर जब जांच इस तरह उलझ चुकी हो। दुकानें सब बंद थी, सड़क पर लोग भी कम। होटल के पास ही एक बंद दुकान के सामने कुछ नेपाली लोग घेरे में बैठकर शायद ताश खेल रहे थे। बीच बीच में खूंटी हिलाने की आवाज और उनकी चीखें सुनाई दे रही थी। मैं शहर की ओर जाने वाली सड़क पर धीरे धीरे चलने लगा। अब भी बिजली चमक रही थी और दूर कहीं बादलों की गड़गड़ाहट। लगता नहीं था कि बारिश जल्द आएगी, बस तैयारियां हो रही थी, शायद आधी रात के बाद बरसे। सड़क के लैंप पोस्ट ज्यादा रोशनी नहीं दे रहे थे और ऊपर से पड़ने वाली रोशनी में चेहरा पहचानने में वक्त लग रहा था। सामने से कोई आ रहा था, अभी कोई 20-30 गज की दूरी पर। अगले लैंप पोस्ट की रोशनी में उसके भूरे बालों पर चमक पड़ी। अगली रोशनी में साफ पहचाना, वो हेलमुट था। वो अनमने ढंग से सिर झुकाए जमीन की ओर देखते हुए चल रहा था। अब वो मेरे 10 हाथ के भीतर था, भौहें चढ़ी हुई, हाथ दोनों पैंट की जेब में। हेलमुट मेरे पास से तेजी से निकल गया, जैसे उसने मुझे देखा ही ना हो। मैं पलटकर कुछ देर उसकी दूर जाती आकृति को देखता रहा, फिर धीरे धीरे होटल की ओर लौट आया। कमरे में पहुंचा तो देखा फेलुदा बेड पर पीठ के बल लेटे हुए, छाती पर खुली डायरी रखे हैं। मैंने कहा, आधा घंटा हो गया फेलुदा। सस्पेक्ट की लिस्ट अपडेट कर ली है। अब बीरेंद्र शेलवंकर सस्पेक्ट है ये तो पहले से ही पता था, बस नाम नहीं मालूम था। क्या डॉक्टर वैद्य भी सस्पेक्ट है? उस आदमी ने अच्छा जादू दिखाया है। बेशक ऐसा जादू नहीं कि असंभव हो। और आज की घटना के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए कि डॉक्टर वैद्य की शेलवंकर से मुलाकात हुई थी। शेलवंकर ने उससे क्या कहा था या नहीं कहा था, ये जाने बिना ये तय नहीं किया जा सकता कि ये वैद्य झूठा वैद्य है या असली वैद्य। लेकिन निशिकांत बाबू के बारे में तो उसने जो कहा वो तो सच निकला। बात बिल्कुल साफ थी। जिस तरह निशिकांत अपने नाखून चबा रहा था, उसकी घबराहट समझने के लिए किसी अलौकिक शक्ति की जरूरत नहीं थी। और मर्डर? अगर मर्डर न कहकर स्वाभाविक मृत्यु कहा जाए तो नाटक नहीं जमेगा। वो आदमी असल में नौटंकी है। कई गुड़ी लोग भी नौटंकी होते हैं, उन्हें अभिनय पसंद होता है, लोगों को चौंकाना अच्छा लगता है। ये इंसान की कई स्वाभाविक प्रवृत्तियों में एक है। तो सस्पेक्ट किसे किसे कहा जाए? जैसा कि हमेशा होता है, सबको। डॉक्टर वैद्य को भी क्यों नहीं? मूर्ति की बात मत भूल। और हेलमुट? मैंने हेलमुट वाली घटना बता दी। फेलुदा ज्यादा हैरान नहीं हुए, बोले, हेलमुट भी एक रहस्यमय चरित्र है, ये मैं पहले ही समझ चुका हूं। वो कहता है कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, सिक्किम पर एक फोटोग्राफी बुक बना रहा है, मगर जिस होटल में वो ठहरा है वहां इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, ये बात उसे मालूम नहीं थी। यही तो शक की बात है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये कि उसके यहां ठहरने का कोई और कारण है जो वो हमसे छिपा रहा है। फेलुदा कुछ देर तक अपनी नोटबुक में कुछ कुछ लिखते रहे। मैं चाहे जितना सोचता, इन घटनाओं के उलझाव को सुलझा नहीं सका। हम पहले भी कई अजीबोगरीब रहस्यों में फंस चुके हैं, लेकिन किसी का समाधान इतना कठिन कभी नहीं लगा। एक बार को लगा कि फेलुदा को पुलिस को खबर देनी चाहिए। वो अकेला क्यों सारी जिम्मेदारी ले रहे हैं? जिसने शेलवंकर की हत्या की है वो पक्का अपराधी है, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो आदमी जान गया कि फेलुदा उसकी जांच कर रहे हैं, तो क्या वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा? लेकिन अगले ही पल लगा, अगर पुलिस ने फेलुदा से पहले हत्यारे को पकड़ लिया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है
कि फेलुदा जैसा कर रहे हैं वैसा ही करें। अगर वो इस मुश्किल रहस्य को सुलझा सके तो उनकी प्रतिष्ठा 50 गुना बढ़ जाएगी। 11:15 के आसपास निशिकांत बाबू ने दरवाजे पर दस्तक देकर गुड नाइट कहा और चले गए। मैंने कुछ देर कहानी की किताब पढ़ने की कोशिश की, जूल वर्न की कॉर्पेथियन कैसल। जानता था कि यह बहुत दिलचस्प किताब है, फिर भी मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद किताब बंद की और आंखें मूंद ली। नींद आने से पहले कई बार देखा कि फेलुदा अब भी अपनी नोटबुक में कुछ लिखते जा रहे हैं। चाहे जितनी चिंताएं हों, रात में मेरी नींद एक बार भी नहीं टूटी। सुबह जब उठे तो खिड़की से पहाड़ों पर धूप दिख रही थी। फेलुदा कमरे में नहीं थे, शायद नहाने गए थे। जहां भी गए हों, जाने से पहले उन्होंने अपने बिस्तर पर एक सफेद कागज एस्ट्रे के नीचे दबाकर रख छोड़ा था, शायद मेरे देखने के लिए। कागज हाथ में लेकर देखा, उस पर लिखा था, हमारा पहचाना हुआ एक तिब्बती शब्द जिसका अर्थ है मृत्यु। असल में फेलुदा बाथरूम में नहीं गए थे। वो बहुत सुबह उठकर नीचे चले गए थे एक टेलीफोन करने, बॉम्बे में ट्रंक कॉल। मैं नहा धोकर नीचे जाकर देखा कि फेलुदा टेलीफोन पर बात कर रहे हैं। जब बात खत्म हुई तो मैंने पूछा, क्या बात है? वो बोले, शशिधर बाबू बॉम्बे में नहीं है, आज सुबह ही निकल पड़े हैं, शायद यहीं आ रहे हैं। मेरा पिछला टेलीग्राम शायद काम कर गया। अच्छा सुन, आज एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। लगता है कि एक मामले में मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। वो सच है या नहीं ये देखना होगा। एक्सपेरिमेंट क्या है ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई। बस ये पूछा कि वो कहाँ होगा। उसके लिए उन्होंने कहा एक सुनसान जगह चाहिए। मैंने कहा यहाँ होटल में रूम तो खाली है, वहीं हो जाएगा। फेलुदा झुंझला कर बोले, तेरा सिर दिमाग खराब है क्या? मुझे ऐसी सड़क चाहिए जहां लोग ना हो, वरना देखने वाले सोचेंगे कि मैं पागल हूं। एक बार नाथुला रोड की तरफ जाकर देखना होगा। सच कहूं तो इन 2 दिनों में गैंगटॉक की एक ही सड़क देखी थी, इसलिए टहलने का ये बहाना अच्छा लगा। होटल से निकलते ही डॉक्टर वैद्य से सामना हो गया। धूप तेज थी, इसीलिए वे सनग्लास लगाए हुए थे। उन्होंने पूछा, किधर जा रहे हैं आप लोग? शहर तो देखा ही नहीं, सोच रहे थे ऊपर की तरफ चलें, पैलेस की ओर। अच्छा, मैं गाड़ी ढूंढने जा रहा हूं। आज का दिन अच्छा है, ये पेमियोंगची जाने का बढ़िया दिन है। अगर आप नहीं आए तो एक बहुत ही अच्छी जगह मिस करेंगे। जाने का इरादा तो है, मेरे रहते हुए ही आइएगा। गैंगटॉक बहुत सुविधाजनक जगह नहीं है, खासकर आपके लिए तो बिल्कुल भी सेफ नहीं। वो मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर चले गए। मैंने पूछा, अचानक उन्होंने ये क्यों कहा? फेलुदा चलते चलते बोले, चालाक आदमी है। जैसे मैं उस पर शक कर रहा हूं, वैसे ही वो भी मुझ पर शक कर रहा है। शायद उसे समझ में आ गया है कि मैं किसी झमेले में फंस गया हूं। लेकिन तुम्हें तो सचमुच धमकी मिली है फेलुदा। मैंने तुम्हारे बिस्तर पर वो कागज देखा। अरे ये कोई नई बात है? नहीं तो फिर अगर तुझे लगता है कि उस एक तिब्बती शब्द से मैं अपनी जांच बंद कर दूंगा तो तू फेलू मित्रा को अभी तक नहीं जानता। मुंह से नहीं कहा, लेकिन मन ही मन सोचा कि अगर कोई फेलू मित्रा को जानता है तो वो मैं ही हूं। बादशाही अंगूठी वाले मामले में भी धमकी के बावजूद किस खतरे में कूद पड़े थे ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऊपर चढ़ती सड़क धीरे धीरे समतल होकर आखिर में एक बहुत चौड़ी जगह पर आकर खत्म होती थी, लगभग दार्जिलिंग के मॉल जैसी खुली जगह। बीच में एक नीची रेलिंग से घिरी गोल फूलों की क्यारी थी और उसके बीच में एक पीले लकड़ी के खंबे पर दिशाओं की ओर इशारा करते हुए तख्ते लगे थे, जिन पर अलग अलग जगहों के नाम लिखे थे। दाएं तरफ वाले तख्ते पर लिखा था पैलेस। मैंने दाएं देखा, पेड़ों की कतारों से घिरी सीधी सड़क के अंत में एक शानदार गेट दिखाई दे रहा था। समझ गया कि वही पैलेस का गेट है।
बाएं तरफ वाले तख्ते पर लिखा था नाथुला रोड। आसपास कोई नहीं था। दूर पैलेस की सड़क पर कल देखे हुए विदेशी पर्यटक कैमरे लेकर घूम रहे थे। फेलुदा बोले, मौका बिल्कुल सही है, चल बाएं की ओर चल। जिस नाथुला रोड से होते हुए सीधे बॉर्डर तक जाया जा सकता है, उसी पर हम दोनों एक्सपेरिमेंट के मकसद से आगे बढ़ चले। सड़क धीरे धीरे सुनसान होती जा रही थी। फेलुदा बाएं तरफ की ऊंची पहाड़ी को ध्यान से देखते हुए चल रहे थे। ये शहर का पूर्वी हिस्सा था। कंचनजंगा पश्चिम की तरफ है। यहां बर्फ नहीं दिखती, पर नीचे बहुत दूर दो पहाड़ियों के बीच एक नदी बहती नजर आती थी। एक और चीज दिख रही थी, रोपवे। टंगे हुए तारों के सहारे लटके डिब्बे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक माल ढो रहे थे। रोपवे को देखना इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे फेलुदा की पहली पुकार सुनाई ही नहीं दी। फिर उन्होंने जोर से कहा, तोप्शे इधर आ। मैंने देखा फेलुदा पहाड़ की ढलान पर थोड़ा ऊपर चढ़ गए थे और वहीं से हाथ हिलाकर मुझे बुला रहे थे। मैं भी ऊपर चढ़ गया। फेलुदा के पास एक पत्थर पड़ा था, आकार में लगभग 5 नंबर के फुटबॉल जितना बड़ा। इस पत्थर के पास खड़ा हो। मैं खड़ा हो गया। ऐसा आज्ञाकारी असिस्टेंट किसी जासूस को कभी मिला होगा मुझे तो नहीं लगता। मैं नीचे जा रहा हूं, उस तरफ से इस तरफ चल कर आऊंगा। जब मैं कहूं तब तू पत्थर को नीचे की तरफ धकेल देना। एक जरा सा धक्का देने पर यह नीचे लुढ़क जाएगा। कर सकेगा ना? हाँ बिल्कुल, बहुत आसान है। फेलुदा नीचे उतर गए और जिस दिशा से हम आए थे उसी ओर चल पड़े। फिर मैंने उनकी आवाज सुनी। उन्होंने पूछा, रेडी? मैंने भी चिल्लाकर रेडी कहा और तभी मुझे उनके कदमों की आहट सुनाई दी। मेरी लाइन में आने से 8-10 कदम पहले ही फेलुदा ने गो कहा। मैंने पत्थर धकेल दिया। फेलुदा ने चलना नहीं रोका। देखा पत्थर सड़क तक पहुंचने से पहले ही वो कम से कम 10 कदम आगे निकल चुके थे। रुक। फेलुदा लौट आए, साथ में पत्थर भी। अब तू नीचे जा, तुझे चलना होगा, चलना बंद नहीं करना। मैं पत्थर गिराऊंगा। अगर देखे कि पत्थर तेरी तरफ आ रहा है या शायद तुझसे टकरा भी सकता है, तो क्या तू उछलकर किनारे हो सकेगा? हाँ बिल्कुल। अब मैं चलने लगा, आंख के कोने से पहाड़ की ओर नजर रखते हुए। फेलुदा ने बहुत हिसाब से समय देखकर जीप काटते हुए एक खास पल में पत्थर को धक्का दिया। मैं रुका नहीं, छलांग लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। पत्थर मेरे पहुंचने से पहले ही सड़क पर गिरा, 2 बार उछला और दाएं की ओर ढलान से नीचे चला गया। फेलुदा वहीं बैठ गए। मैं भी उनके पास पहुंचा। उफ, कितना मूर्ख हूं मैं, कितना मूर्ख, इतना आसान। फेलुदा की बात पूरी नहीं हुई, तभी एक आवाज आई और उसी समय मैंने ऊपर देखा और एक झटके में उन्हें 3-4 फुट किनारे खींच लिया। उसी पल एक विशाल पत्थर, जहां 1 सेकंड पहले फेलुदा बैठे थे, वहीं से लुढ़कता हुआ आया। लाल जंगली फूलों के एक बड़े झुरमट को कुचल गया, सड़क पर एक बार टकराया और फिर पीछे की ढलान से नीचे गायब हो गया। फेलुदा बोले, ये जगह वाकई सेफ नहीं है, और मेरा हाथ पकड़कर सड़क तक खींच लाए। फिर हम दोनों बिना एक शब्द बोले चलते रहे, जब तक कि सांस फुलाकर तिराहे तक नहीं पहुंच गए। एक मिलिट्री ट्रक हमें पार करता हुआ नाथुला की दिशा में चला गया। फेलुदा बस धीरे से बोले, थैंक यू तोप्शे। उनकी ओर देखा तो पाया कि वो बहुत गंभीर हो गए हैं। मेरे मन की हालत बताने की जरूरत नहीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पास ही एक छतदार बैठने की जगह थी, कुछ ईडन गार्डन के बैंडस्टैंड जैसी। हम अंदर गए, बेंच पर बैठकर लंबी सांस ली। फेलुदा ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, किसी को देखा था क्या? नहीं, बहुत ऊंचाई से पत्थर आया था। जब मैंने देखा तब तक उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। फेलुदा ने सिगरेट जलाकर गहरा कश लिया और बोले, अब ढीला रवैया नहीं चलेगा, जल्दी कोई फैसला करना होगा। लेकिन बहुत सारे सवालों के तो जवाब ही नहीं मिल रहे फेलुदा। किसने कहा तुझे? कल रात कब सोया था जानता है? 2:30 बजे। फेलू मित्रा का दिमाग घास नहीं काट रहा था। प्रयोग सफल रहा।
जो शक था वही सही निकला। पत्थर जीप पर नहीं गिरा। 1 में से 10 लाख की संभावना पर कोई हत्या नहीं करता। योजना कुछ और थी, लेकिन उसे हादसे जैसा दिखाने के लिए पत्थर फेंका गया। मिस्टर शेलवंकर को पहले ही बेहोश कर दिया गया था। फिर उसे जीप समेत खाई में फेंका गया और सबसे आखिर में पत्थर गिराया गया। लेकिन फिर ड्राइवर का क्या? ड्राइवर को मिला लिया गया था। इसमें मुझे जरा भी शक नहीं, क्योंकि इसके बिना यह संभव नहीं था। या फिर हो सकता है ड्राइवर ने ही हत्या की हो? नहीं, क्योंकि उसका क्या मकसद होता? उसके पास मूर्ति के बारे में जानने का जरा भी मौका नहीं था। फेलुदा उठ खड़े हुए। अब हमारा टारगेट है SKM 4631। लेकिन दुख की बात यह है कि SKM 4631 का पता लगाने के बाद भी उसे पाया नहीं गया। वो जीप कल रात ही सिलीगुड़ी चली गई। असल में क्या है जानता है? जीप नहीं है, इसीलिए सभी की नजर उस पर है, इसीलिए वो नहीं रुकती। तो अब हम क्या करें? रुक, थोड़ा सोचने दे, सब गड़बड़ हो रहा है। जीप स्टैंड से होटल लौट आए। डाइनिंग रूम में बैठकर बैरा को बुलाया और कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर दिया। फेलुदा की आंखें लाल, बाल उलझते हुए मुट्ठी बनाकर दाहिने हाथ से बाएं हाथ की हथेली पर बार बार असफल मुक्का मार रहे थे। हम यहां कब पहुंचे? उन्होंने अचानक पूछा। 14 अप्रैल? 14 नहीं, 15। नहीं नहीं, 14 ही, तुम भूल रहे हो फेलुदा। हाँ हाँ, और हत्या कब हुई? 11 को। उस दिन गैंगटॉक में कौन कौन था? शेलवंकर, निशिकांत, हेलमुट और डॉक्टर वैद्य। मान लेते हैं बीरेंद्र भी था। मान लेते हैं प्राइटेक्स ने कोई गलती नहीं की। अच्छा, निशिकांत बाबू की खिड़की से कब कागज फेंका गया? जिस दिन हम आए उसी रात, 14 की रात। अच्छा, उस समय शहर में कौन कौन था? हेलमुट, शशिधर, मान लेते हैं बीरेंद्र और निशिकांत। निशिकांत तो था ही, सिर्फ था ही नहीं, अगर उसने कोई गड़बड़ की है तो वो खुद अपनी शक से खुद को हटाने के लिए अपने कमरे में कागज फेंक सकता है और खुद खाई में कूदकर हेल्प कहकर चिल्ला भी सकता है। निशिकांत बाबू क्या गड़बड़ कर सकते हैं? ये अभी नहीं पता। हत्या करने का साहस उसके पास नहीं लगता। वो बहुत ही डरा हुआ आदमी है और ये नाटक नहीं है। तो फिर और कौन बचा है? डॉक्टर वैद्य। डॉक्टर वैद्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि वो कब कलिंगपोंग गए या गए भी कि नहीं। डाक बंगले से कहीं और जाकर छिपे नहीं, इसकी क्या गारंटी है? फेलुदा ने एक घूंट सिक्किम ऑरेंज का ग्लास खत्म करते हुए कहा, सिर्फ शशिधर बाबू की गतिविधियों के बारे में कोई शक नहीं, क्योंकि वो हमारे साथ उसी प्लेन और उसी जीप में गैंगटॉक आए और अगले दिन बॉम्बे लौट गए। लौटना उनके घर वालों ने फोन पर कंफर्म किया। अब वो बॉम्बे में नहीं है। एक संभावना है कि वो यहाँ आने की राह पर है। लगता है पेमियांगची। फेलुदा की बात बीच में रुक गई। बाहर से एक आदमी होटल में प्रवेश कर मैनेजर की मेज की ओर बढ़ा। वो आदमी हमारा जर्मन हिप्पी हेलमुट उंगर था। उसने मैनेजर से कुछ पूछने के लिए हमारी तरफ अंगूठा दिखाया। ओह, तुम लोग यहाँ ही हो, मैं देख ही नहीं पाया। हम कुर्सियों से उठ खड़े हुए। हेलमुट के चेहरे पर थोड़ी कुछ सोच वाली अभिव्यक्ति थी। उसने कहा, एक जरूरी चर्चा थी, क्या मैं आपके कमरे में आ सकता हूं? कमरे में प्रवेश करने के बाद हेलमुट ने कहा, क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं? फिर खुद जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फेलुदा ने हेलमुट की तरफ एक कुर्सी बढ़ाई। कोल्ड ड्रिंक या चाय कॉफी कुछ चाहिए? नो थैंक्स। हेलमुट ने कंधे से कैमरा उतारकर बेड पर रखा और एक बड़े लाल लिफाफे में हाथ डालते हुए कहा, मैं आपको कुछ फोटोज दिखाने लाया हूं। ये कलर्ड नेगेटिव में ली गई है, यहां प्रिंट नहीं होती, इसीलिए दार्जिलिंग भेज दी। आज ही सभी एनलार्जमेंट तैयार की गई है। हेलमुट ने एक तस्वीर निकालकर दिखाई। ये नॉर्थ सिक्किम हाईवे पर ली गई है। एक्सीडेंट वाली जगह से सड़क पहाड़ की ढलान के साथ दूसरी तरफ के पहाड़ तक जाती है। पतली जैसी सड़क वहां से दिखाई देती है। मैंने फोटोज वहीं से ली, उस दूसरी तरफ की सड़क से।
गांव, नदी और 10 किलोमीटर दूर सिक्किम का एक हिस्सा मिलकर शानदार दृश्य बनाता है। बात यह थी कि शेलवनकर मुझे गुम्फा जाते समय वहां से उठाकर ले जाएंगे, लेकिन उनकी गाड़ी मेरे पास तक नहीं पहुंची। तस्वीर लेते समय एक आवाज सुनकर मैं उस दिशा में मुड़ा और ये नजारा देखा जिसे मैंने अपने टेलीफोटो लेंस में कैद किया। अद्भुत तस्वीर। इतनी दूर से ली जाने के बावजूद ज्यादातर चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक जीप पहाड़ी ढलान से लुढ़क रही है। उसके ऊपर सड़क पर एक आदमी खड़ा गिरती हुई जीप की ओर देख रहा है। यह शायद ड्राइवर है। चेहरा पहचानना संभव नहीं, लेकिन नीले रंग की शर्ट पहने होने का पता है। इसके अलावा तस्वीर में और कोई नहीं है। अब हेलमुट ने दूसरी तस्वीर दिखाई। ये पहली तस्वीर के कुछ सेकंड बाद ली गई थी। ये और भी अजीब है। इसके नीचे देखा जा सकता है कि जीप पहाड़ी की ढलान पर टूटी हुई पड़ी है और दाहिनी तरफ ऊपर एक झाड़ी के पीछे काले सूट पहने व्यक्ति का कुछ हिस्सा जमीन पर पड़ा दिखाई दे रहा है। तस्वीर के ऊपरी हिस्से में सड़क पर ड्राइवर है। अब वो कमर पर हाथ रखकर खड़ा है और हमारे तरफ सिर उठाए देख रहा है। तस्वीर के बिल्कुल ऊपर पहाड़ी पर अब एक नया आदमी दिखाई दे रहा है। चेहरा पहचानना मुश्किल है, लेकिन लाल रंग की शर्ट पहने हुए है। वो एक बड़े पत्थर के पीछे छिपा हुआ है। तीसरी तस्वीर में लाल कपड़े वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता। नीली शर्ट वाला व्यक्ति दौड़ते हुए तस्वीर से लगभग बाहर निकल गया। कार और काले सूट वाला व्यक्ति जैसे था वैसे ही है और पहाड़ी पर जो पत्थर था वो गिरकर सड़क पर एक पेड़ के पास है। अद्भुत। ये तस्वीर वाकई विचित्र है। ऐसी तस्वीरें मैंने कम ही देखी हैं। ऐसा मौका भी कम ही मिलता है। तुमने तस्वीरें लेने के बाद क्या किया? गैंगटॉक लौट आया। पैदल ही गया, पैदल ही लौटा। एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचने से पहले शेलवांकर को वहां से उठा लिया गया था। मैं केवल पत्थर और टूटी हुई जीप ही देख पाया। गैंगटॉक पहुंचते ही एक्सीडेंट की खबर मिली और तुरंत हॉस्पिटल चला गया। मेरे जाने के बाद भी शेलवंकर 2-3 घंटे जिंदा रहे। क्या तुमने तस्वीरें लेने की बात किसी को बताई? बताने का क्या फायदा? जब तक तस्वीरें प्रिंट नहीं होती तब तक उन्हें सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कौन मुंह की बात पर भरोसा करेगा? लेकिन मैं उस पल से ही जानता था कि घटना कैसे हुई। ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और अगर फोटोज पास से ली होती तो हत्यारे का चेहरा भी साफ दिखाई देता, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था।